हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे 28 जून 2024 का डेली करंट अफेयर्स, दैट मींस डीसीए। और ये टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है द केस फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव बफर स्टॉक पॉलिसी, जो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए है, इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में आता है, या हम बोले कि एग्रीकल्चर में आता है तो भी ये गलत नहीं होगा डायरेक्टली। और सेकंड जो टॉपिक है वो भी इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहले वाले में मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, द केस फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव बफर स्टॉक पॉलिसी। बफर स्टॉक पॉलिसी की बात यहाँ पे की जाने वाली है। स्टॉक तो समझते हो ना, तो स्टॉक बना लेना, जैसे कि वीट के स्टॉक, राइस के स्टॉक, इन सब के स्टॉक एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। बट पल्सेस के स्टॉक, जो ऑयल सीड्स हैं उनके स्टॉक, और भी जो एसेंशियल आइटम्स है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, पोटैटो के, टोमेटो के, अनियन के, है ना, इनफैक्ट मिल्क, स्किम्ड मिल्क पाउडर के, एसकेएम जिसको बोल सकते हैं, स्किम्ड मिल्क पाउडर, एसएमपी। तो इन सब के बफर स्टॉक अगर हमारे यहाँ होंगे, इनकी प्राइसेस राइज भी होंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बफर स्टॉक है, वहां से हम लोग रिलीज कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक उन पे ही बात करता है और उनसे रिलेटेड डेटा देता है। इसमें बहुत सारा डेटा आपको मिलेगा। क्या सारा डेटा काम का है? नहीं। डेटा मैक्सिमम जो है वो एनालिटिकल पर्पस के लिए जरूरी है, बस डेटा को देखते जाना है। जो डेटा काम का होगा आपके मेंस के लिए मैं आपको बता दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। The article discusses the rationale and benefits of implementing a buffer stock policy for essential food items। किस फूड आइटम्स की बात हो रही है? एसेंशियल। क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज होता है, प्राइस की वोलेटिलिटी होती है, वेदर पैटर्न चेंज हो गए हैं, ये सारी चीजें, इन सब चीजों की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी वेरिएबल हो गई है। और किस साल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी साल प्रोडक्शन अगले साल ही बहुत ज्यादा कम हो सकता है। और ये हमेशा से ऐसा रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के साथ हमेशा से ही वेरिएबल प्रोडक्शन रहा है, तो उसी की हम लोग बात करने वाले हैं। इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन सीपीआई फॉर सीरियल्स एंड पल्सेस हैव बीन सिग्निफिकेंट, रीचिंग 8.69, एंड पल्सेस के लिए 17%। सोचिए, मई मंथ में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई क्या मेजर करता है? इन्फ्लेशन मेजर करता है। इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीरियल्स के लिए, फॉर एग्जांपल वीट के लिए, राइस के लिए, 8.69% चला गया, और पल्सेस के लिए 17% से भी ऊपर चला गया। गवर्नमेंट बफर स्टॉक, particularly of wheat and chickpeas, have played a crucial role in mitigating these inflationary pressure। गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक बना रखा है, वीट का भी है, राइस का भी है, चिकपीस का भी है। चिकपीस समझते हो ना आप? काबुली चना जिसको बोलते हो, खाते हो, बड़े वाले चने। तो उनका जो बफर स्टॉक है उसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आई, और ज्यादा आ सकती थी। ये 17% जो आप देख रहे हो, 50%, 80% तक भी जा सकता था। इनफैक्ट बफर स्टॉक क्या होता है, डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट है आपका। बफर स्टॉक समझो। बफर स्टॉक, a buffer stock scheme commonly implemented as intervention storage, storage ही है, the above normal granary is an। अब ग्रैनरी आप देखोगे तो हड़प्पन टाइम से भी बन रहा है ना, हड़प्पा में भी आपको ग्रैनरी मिला हुआ है, उसके अलावा आपको धोलावीरा में भी आपको ग्रैनरी मिला हुआ है। तो ग्रैनरी हमेशा से हर जगह बनता हुआ है। एक खराब समय के लिए जब प्रोडक्शन नहीं हो तो उसके लिए बना के रखना ही चाहिए। is an attempt to use commodity storage for the purpose of establishing prices, prices को stabilize करने के लिए in an entire economy for an individual market। बफर स्टॉक से क्या फायदा होगा? अगर आप बफर स्टॉक रखे हुए हैं और एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग बफर स्टॉक से पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमारे पास क्या आएगा? जो रिजल्ट आएगा वो फूड सिक्योरिटी। और एग्जाम में डायरेक्टली आप यही वाला फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो, ऐसे ही बना के आ सकते हो। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ज्यादा मार्क्स देके जाती हैं। बफर स्टॉक का यूटिलाइजेशन हमने कैसे किया? 2022-23 की बात करें, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 34.8 टन लाख टन ऑफ व्हीट ऑफलोड किया। ऑफलोड मतलब निकाला अपने बफर स्टॉक से, मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। क्या ये डेटा इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। मे बी आप लिख सकते हो, ये याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल दिस डेटा कैन बी यूज्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन।
बट देख रहे हो ना, वीट का बफर स्टॉक था, लास्ट ईयर वीट की प्राइसेस बढ़ती ही जा रही थी। और रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से रशिया में यूक्रेन में वीट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बहुत कम हो गया था। और वो जहां जहां वीट सप्लाई करते थे, फॉर एग्जांपल इजिप्ट वगैरह, वहां वीट नहीं पहुंच रहा था। उनको कौन सप्लाई कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे हम एक्सपोर्ट उनको वीट सप्लाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ वीट की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, आटे की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो एफसीआई ने वीट को, आटे को निकाला। This initiative intensified in the following fiscal year with a record 100 लाख टन sold through open market। देखो लास्ट ईयर हम 4.82 लाख टन वीट सोल्ड हुआ था, एफसीआई ने किया था। इस बार 100 से भी ऊपर लाख टन को सोल्ड किया गया है। भारत आटा भी बना दिया गया था, भारत आटा जिसका पर केजी प्राइस 27.5 रुपए आ रहा था, क्योंकि वीट की प्राइसेस, अगर आप आटा खुद जाके खरीदते हो, आशीर्वाद कंपनी का आटा या किसी भी कंपनी का आटा, तो आपको पता होगा कि आटे के प्राइसेस लगातार लास्ट ईयर बढ़ रहे थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी बढ़ रहे थे जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था। A notable portion 6.73 lakh tons was processed into flour and sold under the भारत आटा के नाम से भी इसको बेचा जा रहा था। इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, सीरियल एंड व्हीट प्राइसेस। इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सीरियल पे और व्हीट की प्राइसेस पे। द एफसीआईज इंटरवेंशन थ्रू ओपन मार्केट सेल्स सिग्निफिकेंटली कर्ब्ड इन्फ्लेशन इन सीरियल्स एंड व्हीट। उसने इन्फ्लेशन को कर्ब कर लिया, किसमें, सीरियल्स में एंड व्हीट में। फॉर इंस्टेंस इन्फ्लेशन रेट दैट पीक्ड एट 16% and 25% respectively in February dropped to 8% and 6% by May 2024। इन्फ्लेशन रेट जो इतना बढ़ गया था, वो इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया, कम हो गया। डिस्पाइट डिक्लाइनिंग व्हीट स्टॉक ड्यू टू कंसेक्यूटिव पुअर क्रॉप ईयर। व्हीट का स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है ना, बट स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक मैनेजमेंट से हमने मार्केट को स्टेबलाइज कर रखा है। मार्केट में बहुत ज्यादा व्हीट की प्राइसेस हमने बढ़ने नहीं दिया है। एस्केलेशन प्राइसेस, पल्स प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। पल्स की जो है, पल्स जो दालें होती हैं, दालों का प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल स्प्लिट चना दाल का प्राइस कितना बढ़ा, 70 रुपीज से 90 रुपीज हो गया। तुअर दाल, जिसको अरहर दाल भी बोलते हैं, उड़द दाल, मूंग दाल, इनकी भी प्राइसेस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। नाफेद ने एक प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी चला रखी है। नाफेद टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ बम्पर चना क्रॉप्स ड्यूरिंग द अप्रैल जून पीरियड ऑफ 2022-23 प्लेड ए क्रूशियल रोल। अदरवाइज ये जो प्राइस दिख रहा है ना 70 से 90, ये 120 गया होता, 140 गया होता। These effort amassed 25 lakh ton and 23 lakh ton respectively procured at government MSP of RS इतना पर क्विंटल। क्या ये डेटाज इंपॉर्टेंट है, ये डेटाज याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देखो कि नाफेड ने वीट, ये जो भी पल्सेज है, इनको प्रोक्योर किया, कहाँ से प्रोक्योर किया, फार्मर से प्रोक्योर करके रखा है। और ये प्राइस राइज भी है, क्या ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए। नाफेद क्या है, अब इससे पता चलता है नाफेद क्या है। National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India is an organization of marketing cooperative for agricultural produce। agricultural produce के लिए एक marketing cooperative है। It was founded on the birthday of Mahatma Gandhi, 2 October 1958, to promote the trade and agricultural produce and forest resource across the nation. The proactive measures prevented further price escalation despite chana wholesaling between 4400 to 4800 in Maharashtra and Madhya Pradesh। तो इसके प्रोएक्टिव मेजर्स ने, जो नाफेद के प्रोएक्टिव मेजर्स ने प्राइसेस को काफी हद तक क्या रखा, कंट्रोल में रखा। थोड़ी प्राइसेस बढ़ी, बट बहुत ज्यादा भी बढ़ने नहीं दिया। इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने का काम किया। ये सारा डेटा आप देख सकते हो, नाफेद के रिलेटेड है। और क्या ये डेटा हमें याद रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। नाफेद मेंटेन्स बफर स्टॉक टोटलिंग 37 लाख टन एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रोक्योरमेंट। हर साल जो भी प्रोक्योर करता है उससे बफर स्टॉक क्या हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है। दीज स्टॉक प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग पल्स प्राइस। जब अल्नीनो वगैरह की वजह से पुअर प्रोडक्शन हुआ है पल्स का, देखो हम बफर स्टॉक तो मैनेज करते हैं, ये टॉपिक इसके बारे में नहीं थोड़ा एड्रेस करता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बफर स्टॉक में बहुत बार क्या होता है, चूहे खा जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, वेस्ट हो जाता है, वेस्टेज भी काफी ज्यादा होता है। तो हमें बफर स्टॉक का साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट भी करना होगा, सो दैट कि बफर स्टॉक में जो वेस्टेजेस हैं वो काफी कम है। जब लगातार अच्छे प्रोडक्शन का ईयर चल रहा होता है ना, तो बफर स्टॉक से हम लोग वेस्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों को, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है।
Distribution and impact. NAFED distribution strategy including selling 14 tons of chana through open market e-auction, 16 lakh chana as Bharat Dal, and additional quantities at discounted supply to state government and allocation to armed forces. Armed forces को भी allocate किया, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बेचा, भारत दाल के नाम से भी बेचा और ई मार्केट में ओपन ऑक्शन भी किया. दिस स्ट्रैटेजिक अप्रोच इफेक्टिवली मैनेज स्टॉक लेवल, रिड्यूसिंग करंट होल्डिंग टू 4 लाख टन. करंट होल्डिंग घट के कितनी हो गई है? 4 लाख टन हो गई है. और बम्पर अगले साल प्रोडक्शन होगा, वापस से नाफेद बफर स्टॉक करके भर लेगा. नाफेद प्रो एक्टिव प्रोक्योरमेंट. कैसा प्रोक्योरमेंट है? प्रो एक्टिव, खुद से. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चना बफर स्टॉक नॉट ओनली सपोर्टेड फार्मर बाय इंश्योरिंग एमएसपी बेनिफिट. एमएसपी आप जानते हो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को मिलना चाहिए. जितना उनका इनपुट लग रहा है उससे 1.5 टाइम्स मिलना चाहिए. कौन देगा? अगर मार्केट दे रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज गवर्नमेंट एजेंसीज देंगी. नाफेद ने 1.5 टाइम्स देके उनको खरीद लिया. खरीद लिया उसको ही क्या बोलते हैं? प्रोक्योर करना बोलते हैं. प्रोक्योर करना को ही खरीदना बोलते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आप चेयर खरीदने जा रहे हो, मैं बोल सकता हूँ आपसे कि चेयर के प्रोक्योरमेंट कहाँ से कर रहे हो. जनरली प्रोक्योरमेंट वर्ड यूज होता है गवर्नमेंट के लिए. तो एमएसपी बेनिफिट ड्यूरिंग मार्केट डाउन टर्न्स बट ऑल्सो शील्डेड कंज्यूमर्स. कंज्यूमर को भी शील्ड किया फ्रॉम द बर्ंट ऑफ पल्स प्राइस इन्फ्लेशन. पल्स प्राइस का जो इन्फ्लेशन है, पल्स दाल में जो इन्फ्लेशन है, उससे बचाया किसको? उससे जनता को बचाया, कॉमन मैन को बचाया. 2015-16 वो टाइम था, है ना, जिसमें अचानक से दालों की प्राइस 200 रुपीज में क्रॉस कर गई थी. वैसा इस साल भी हो सकता था, बट नाफेद के बफर स्टॉक पॉलिसी ने इसको काफी हद तक बचाया. दिस अप्रोच अंडरस्कोर्स, और नाफेद के बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. दिस अप्रोच अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल रोल ऑफ बफर स्टॉक इन मेंटेनिंग फूड प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी नेशन वाइड. नीड फॉर फूड बफर पॉलिसी. हमें एक फूड बफर पॉलिसी मेंटेन करना ही करना है. ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहा है कि अभी भी हमारे पास लिए इन्फ्लेशन जो है, सीपीआई इन्फ्लेशन एक चैलेंज बना हुआ है. पिछले साल 4.75 ईयर ऑन ईयर सीपीआई इन्फ्लेशन है मई में, लोएस्ट इन ईयर. एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है ना. एक्सपोर्ट, अदरवाइज अगर फूड प्राइस वेरी करने लगता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि चलो वीट का एक्सपोर्ट रोक दो, जैसा कि किया भी था लास्ट टू लास्ट ईयर. स्टॉक लिमिटेशन लगा देती है कि जो भी होलसेल सेलर हैं जो वीट बेचेंगे या फूड ग्रेन बेचेंगे, वो एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते, है ना. अदरवाइज उसको जमाखोरी या होवार्डिंग के नाम से हम लोग, इलीगल होवार्डिंग के नाम से हम लोग जानने लगते हैं. रैशनाले फॉर बफर स्टॉक. रैशनाले बिल्कुल क्लियर है. जिस साल सरप्लस हो, सरप्लस वाले साल में प्रोक्योरमेंट जम के कर लो, और जिस साल क्रॉप फेलियर हो उस साल उसको रिलीज कर दो. यही है. स्टेबलाइज मार्केट प्राइस. एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस नहीं होगा. इरेटिक मॉनसून और हीट वेव की वजह से जो भी अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न है उसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पे, फूड प्रोडक्शन पे, उसका इफेक्ट प्राइसेस पे, उसका इफेक्ट फूड सिक्योरिटी पे कम पड़ेगा. जो भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं राइस के लिए, वीट के लिए, कुछ पल्सेस के लिए एंड कुछ ऑयल सीड के लिए, उसको हम बढ़ा सकते हैं. स्टेपल वेजिटेबल. स्टेपल वेजिटेबल मतलब हमेशा आलू खाते ही हो ना, आलू, प्याज, टमाटर, इनको डिहाइड्रेटेड फॉर्म में हम इंश्योर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. स्किम्ड मिल्क पाउडर. मिल्क को तो स्टोर नहीं कर सकते, बट स्किम्ड मिल्क पाउडर को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, शॉर्टेज के टाइम पे यूज कर सकते हैं. स्किम्ड मिल्क पाउडर का जो प्राइस है अभी कम भी है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो अपॉर्चुनिटी है कि उसका भी बफर स्टॉक बनाया जा सकता है. फिजिकल फिजिबिलिटी एंड मार्केट ऑफ लोडिंग. मेंटेनिंग बफर स्टॉक इंटेंस अ फिजिकल कॉस्ट. बफर स्टॉक मेंटेन, सिर्फ मेंटेन करने का भी तो कॉस्ट आएगा ना, बट इन्वॉल्व्स ऑफ लोडिंग कमोडिटीज एट नियर मार्केट प्राइस ड्यूरिंग स्कैर्सिटी, ऑफसेटिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? उससे ऑफसेट हो जाता है. दिस स्ट्रेटजी इंश्योर्स सस्टेनेबल प्राइस मैनेजमेंट. कैसा प्राइस मैनेजमेंट? सस्टेनेबल, विदाउट बर्डनिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस एक्सेसिवली. मान लो कि आपने बफर स्टॉक बनाया, कब बनाओगे? जब ऑब्वियसली प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो. तो प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो तो सस्ते में आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद बफर स्टॉक में रख लिया. अब उसको मैनेज करने में कॉस्ट लग रहा है, लेकिन क्या करोगे आप? फिर उसको बेचना होगा. बेचना कब होगा? जब जब स्टॉक कम हो, जब प्रोडक्शन कम हो, इसमें प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा. वो थोड़ा जो प्राइस का डिफरेंस होगा उससे ही बफर स्टॉक का मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और गवर्नमेंट को एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ेगा. Buffer stocking serve as a vital tool akin to RBI foreign exchange reserve.
mitigating food price volatility induced by climate change. By stabilizing food price, a comprehensive buffer stock policy support both consumer, producer, foster economic stability and food security nationwide. This is what our conclusion is, है ना? पहले भी शांता कुमार कमेटी वगैरह ने बफर स्टॉक के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन दिया है, जो कि आप कहाँ पढ़ते हो, जो कि आप एग्रीकल्चर के लेक्चर्स में पढ़ते हो, जो कि आपको फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ाया जाता है। सेकंड टॉपिक ऑफ द डे के बारे में हम चलते हैं, इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड इन द जेपी मॉर्गन इंडेक्स, अ न्यू एरा फॉर इमर्जिंग मार्केट। अब ये टॉपिक कहाँ है, देखिए हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है तो हमें और ज्यादा डेवलप 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 करने के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, पैसा पैसा पैसा, जो पैसा आएगा उससे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज में पैसा यूज हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज का एक्सपेंशन हो सकता है, और उसके अलावा स्टार्टअप का एक्सपेंशन हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट आ सकता है। गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट सीख करती है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे के लिए बॉन्ड्स इशू करती है, प्राइवेट कंपनीज भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इशू करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट एक पेपर इशू कर रही है, पेपर इशू करके लोगों से एक तरह से पैसे ले रही है, लोगों के पास वो पेपर है और गवर्नमेंट के पास उसके बिहाफ में पैसा जाता है, उसी पेपर को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड को जेपी मॉर्गन ने अपने इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया है। जेपी मॉर्गन एक बड़ी फाइनेंशियल टाइप कंपनी है, उसने अगर अपने इंडेक्स में इंक्लूड किया है तो एक तरह से एक नया एरा है इमर्जिंग मार्केट का, कहाँ पे, इंडिया में, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात इन्वेस्टमेंट 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 पे फोकस्ड होगी। The inclusion of Indian government bond in JP Morgan Emerging Market Bond Indices signifies a major milestone for India's financial landscape. Starting on June 28 and extending over 10 months until March 31st, this move is expected to attract 20 to 25 billion in foreign investment. Foreign investment में कितना मिलेगा, 20 to 25 बिलियन डॉलर मिलेगा, 31st मार्च 2025 तक मिलेगा। In September last year, JP Morgan announced the inclusion of Indian bond in emerging market bond index starting from June. जून 2024 अभी स्टार्ट होगा, बट अनाउंसमेंट जेपी मॉर्गन ने पिछले साल ही कर दिया था। द डिसीजन फॉलोड द 2023 इंडेक्स गवर्नेंस रिव्यू। इसके बाद इंडेक्स गवर्नेंस का रिव्यू हुआ था। पहले जेपी मॉर्गन के बारे में बात कर ले। जेपी मॉर्गन जीबीआईईएम क्या है, एक वाइडली फॉलोड एंड इन्फ्लुएंशियल बेंचमार्क इंडेक्स है that tracks the performance of local currency dominated sovereign bond issued by emerging market country। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक कंट्री हो गया जो कि एक इमर्जिंग मार्केट है। अब इंडिया ने एक सॉवरेन बॉन्ड को इशू किया है ना, सॉवरेन बॉन्ड को इशू किया है जो रूपी बॉन्ड है, रूपी डोमिनेटेड है उसको। और ऐसे ही बहुत सारे बेंचमार्क इंडेक्सेस को ट्रैक करने के लिए कौन है, जेपी मॉर्गन जीबीआई ईएम है। India will be included in the GBIEM Global Index, Government Bond Index, Emerging Market, suit and all relevant derivative benchmarks starting June 28। तो अब ये क्या करेगी, इस इंडेक्सेस में ऐसा नहीं होगा सिर्फ इंडियन कंट्री का ही गवर्नमेंट बॉन्ड होगा, और भी जो इमर्जिंग मार्केट से कंट्री है उनका भी गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पे होगा। इंडिया को कितना वेटेज मिल सकता है, इंडिया को 10% वेटेज मिल सकता है। मान लो इसमें इंडिया का एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, साउथ अफ्रीका का एक बॉन्ड है, ब्राजील का है, ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज का है ना, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स बोली जा सकती है। अगर एज अ पर्सन आपको इन्वेस्ट करना है तो आपने क्या किया, ये पूरा एक पूल खरीद लिया, एक पूरा एक पूल आप खरीद लोगे, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारी कंट्रीज का गवर्नमेंट बॉन्ड आपको मिल जाएगा। और आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाइड रहेगा। किसी एक कंट्री में अगर पॉलिटिकल चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंज आ भी रहे हैं, तभी मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट लाइकली आपके पैसे क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो एक सेफर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इंडेक्स वाइज। A higher weightage will prompt global investor to allocate more fund for investment in Indian debt। हायर वेटेज जितना होगा उसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर को ज्यादा प्रॉम्प्ट किया जा सकेगा कि वो इंडियन डेप्ट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। बट इंडिया को कितना वेटेज मिलने की उम्मीद है, 10%। हर महीना 2 to 3 बिलियन डॉलर जो है इंडिया में आएगा, क्योंकि बाहर के लोग खरीद रहे होंगे इस बॉन्ड को, इस इंडेक्स को, और वो कहाँ आ रहा होगा, वो
पैसा इंडिया में आ रहा होगा। एस्टिमेटेड सजेस्ट इंडिया विल रिसीव 2 बिलियन टू 2.5 बिलियन एवरी मंथ ड्यूरिंग द 10 मंथ पीरियड, जो जून से लेकर मार्च तक का पीरियड होगा उसमें 2 से 2.5 बिलियन डॉलर हर बार इंडिया ऑलमोस्ट मंथली एक्सपेक्ट कर रहा होगा, और टोटल 20 से 25 बिलियन डॉलर का फ्लो इंडिया के अंदर होगा। एचएसबीसी बैंक जो है, जिसको बोलते हैं हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कोऑपरेशन, तो ये बोलती है IGBs have already seen inflows of 10.4 billion dollars since the announcement of September। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ तब से इंडिया में 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इनफ्लो ऑलरेडी हो चुका है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनफ्लो इज येट टू मटेरियलाइज। बहुत सारा इनफ्लो मटेरियलाइज होना बचा है। इन 2024 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैव परचेज्ड 8 बिलियन ऑफ इंडियन डेट अकॉर्डिंग टू NSDL डेटा। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना सारा डेटा है, इसमें से कौन सा याद रखना है? कुछ नहीं याद रखना है, एक डेटा बस याद रखना है कि हर मंथ 2 to 3 बिलियन डॉलर आएगा इनफ्लोज इंडिया में, और दूसरा कि टोटल कितना पैसा इंडिया में आने वाला है, टोटल 20 से 25 बिलियन डॉलर आने वाला है। यही दो डेटा आप याद रखो, बाकी डेटा भूल जाओ। इंडिया के लिए इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होंगे, ये डेटा आपको याद रखना है कि टोटल इतना इनफ्लो होगा इंडिया के अंदर। दीज हायर इनफ्लो will help India manage external finance, boost foreign exchange reserve and rupees। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बूस्ट हो जाएगा, मतलब इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में $650 के आसपास पैसे होंगे, मतलब जिसमें डॉलर और बाकी लोग फॉरेन करेंसीज रखी जाती हैं जो RBI के पास रहता है, वो और ज्यादा इसमें बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर्स आएंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब डॉलर्स आ रहे हैं हमारे पास, डॉलर इजिली आ रहे हैं, तो रुपी और डॉलर का जो रेशियो होगा उसमें रुपी क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, है ना। जितना डॉलर निकले जाएगा उतना रुपी क्या होगा, वीक हो सकता है, और जितना डॉलर हमारे पास ज्यादा आते जाएगा उतना रुपी क्या होगा, स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो बूस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी बूस्ट करेगा और रुपी को भी बूस्ट करेगा विजावी डॉलर। ये जो है स्पेशली ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से लिख जरूर लेना। RBI will need to use its instrument to check resultant inflationary pressure। RBI को अपने इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा कि क्या क्या प्रेशर पड़ सकता है। अगर मान लो पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, डॉलर बहुत ज्यादा आ रहा है, RBI के पास डॉलर अगर आ रहा है, तो RBI के पास जितना डॉलर आ रहा है उस डॉलर के बदले RBI को क्या देना पड़ेगा, मार्केट में रुपीज देना पड़ेगा। अगर मार्केट में ज्यादा रुपीज आएगा तो उसके वजह से क्या आएगा, लोगों को पास हाथों में पैसा ज्यादा आ जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो RBI को इस इन्फ्लेशन का प्रेशर को भी चेक में रखना पड़ेगा। रिस्क प्रीमिया एंड फिस्कल बेनिफिट। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन लोअर रिस्क प्रीमियर, इसमें रिस्क क्या रहेगा, लोअर। इट विल हेल्प इंडिया फाइनेंस इट्स फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। दो अकाउंट होते हैं ना, जैसे आप पढ़ते हो, जब आप फाउंडेशन क्लास में पढ़ते हो, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जिसमें पैसे आते रहते हैं उसको, उसमें जो डेफिसिट चल रहा है उसको कम करने का काम करेगा कि पैसे आएगा। द लिक्विडिटी एंड ओनरशिप बेस ऑफ द जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल बी इनहेंस। जीसेक एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स फिजिकल नीड, इसका फिजिकल नीड क्या होगा, मीट होगा। करंट अकाउंट बैलेंस इंप्रूवमेंट। The country's current account balance recorded a surplus of $5.7 billion or 0.6% of GDP in the January to March 2024 क्वार्टर। एक सरप्लस रिकॉर्ड किया $5 to $7 बिलियन का कंट्री के करंट अकाउंट बैलेंस ने, सी करंट अकाउंट बैलेंस ने, और ये इस साल रिकॉर्ड किया है। ऑलमोस्ट 6.6% GDP के अराउंड हम लोगों ने करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया है, सरप्लस रिकॉर्ड किया है। जबकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 0.2% ऑफ द GDP हम डेफिसिट में जा रहे थे एक तरह से, है ना। तो जहां हम डेफिसिट में जा रहे थे वहां हम लोगों ने इस साल सरप्लस को रिकॉर्ड किया है। डाइवर्सिफिकेशन एंड लोअर फंडिंग कॉस्ट। Fitch Rating stated that inclusion of certain Indian sovereign bond in JP Morgan की इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्सेस विल डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टर बेस। हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनका बेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले कुछ लोग इन्वेस्ट करते थे, अब और ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टर का बेस बढ़ जाएगा। इससे फंडिंग कॉस्ट जो है वो फंडिंग कॉस्ट लोअर हो जाएगा। जो कैपिटल मार्केट है इंडिया के अंदर का कैपिटल मार्केट, उस कैपिटल मार्केट मतलब पैसा, जिसमें पैसा आता रहता है, वो और ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि पैसा आएगा तो कैपिटल मार्केट डेवलप होगा। डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इंडियाज क्रेडिट प्रोफाइल। इंडिया का जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा।
will be marginal in the near term. कंसर्न फॉर द आरबीआई, आरबीआई के लिए अगेन कंसर्न, क्योंकि हाई इनफ्लो होगा डॉलर के बदले आरबीआई को रुपी देना पड़ेगा, तो मार्केट में रुपी ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा, आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना पड़ेगा. when the RBI mops up dollar from the market, it will have to release an equivalent amount of rupees which can increase inflation. आरबीआई प्रिपेयर्ड है इसके लिए. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोलते हैं, सेंट्रल बैंक हैज सेवरल इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज सर्जेस इन फ्लो. सेंट्रल बैंक के पास मतलब आरबीआई के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना. जैसे सीआरआर, एसएलआर आप पढ़े हुए हो, आपको पता ही है. बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो मैनेज करता है इन्फ्लेशन को. ड्यू टू द बॉन्ड इंक्लूजन, वी हैव मैनेज्ड इट इन द पास्ट, वी विल मैनेज इट दिस टाइम आल्सो, दास assured रिपोर्टर अर्लियर दिस मंथ. हमने पहले भी मैनेज किया है, हम अभी भी मैनेज करेंगे. ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा शक्तिकांत दास बोलते हैं. किसको? रिपोर्टर्स को. तो आई होप ये आर्टिकल आपके समझ में आया होगा. इसका जो भी पीडीएफ होगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जो मिलेगा, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. थैंक यू. जय हिंद.